वेलकम फ्रेंड्स, एकलव्य IAS एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है सॉइल कंजर्वेशन के बारे में और इरोजन के बारे में, यानी कि भूमि का रख रखाव कैसे हम करते हैं और कैसे भूमि नष्ट कैसे होती है और उसका रख रखाव कैसे किया जाता है। तो सॉइल कंजर्वेशन यानी कि भूमि का रख रखाव जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? इसको बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को बचाना। मिट्टी को बचाना, मिट्टी को किससे बचाना? तो मिट्टी को इरोजन यानी कि अपरदन से बचाना। तो मिट्टी का जो इरोजन होता है यानी कि उसका जो लॉस होता है, उससे मिट्टी को जो बचाने की प्रक्रिया है उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो जब मिट्टी का लॉस होता है, अपरदन होता है, तो उससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है, क्योंकि मिट्टी बह के निकल जाती है तो उसके साथ में उसकी जो पोषक तत्व हैं वो भी निकल जाते हैं। तो मिट्टी को अपरदन से बचाना और उसकी पोषक तत्वों का जो नुकसान होता है उसको बचाना, इसको हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। ये कैसे किया जाता है? ये नेचुरल तरीके से भी किया जाता है, एक केमिकल तरीका या आर्टिफिशियल तरीका, ये कई तरीके हैं जिससे किए जाते हैं। मिट्टी का अपरदन, इरोजन, जिसको कि हम अपरदन बोलते हैं, तो ये तीन तरीके से मेनली होता है, वाटर से, विंड से और ग्लेशियर से। और पानी की वजह से या हवा की वजह से या बर्फ़ की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह जो है साथ में बह के निकल जाती है पानी से, हवा से, तो उससे उर्वरा शक्ति का भी लॉस होता है। तो इसको जो रोकना है, इसको जो रोकने की प्रक्रिया है, उसी को हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। तो ये कंजर्वेशन जो है ये कैसे किया जाता है? तो मेनली इसमें दो तरीके हैं, एक इन सीटू मेथड, एक एक्स सीटू मेथड। इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड, इन दोनों मेथड में क्या क्या करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो जो इन सीटू मेथड्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो पहला मेथड हम यूज़ करते हैं वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल को लगाना। तो इसको बोला जाता है कि ये बेस्ट वे है, ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं। क्योंकि जब हम जंगल लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो वो पौधों की जड़ मिट्टी को पकड़ के रखता है और साथ में मिट्टी में वो उसके डिकम्पोजिशन से मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी उसकी लौटती है और मिट्टी बहने से भी रुकता है। तो ये बेस्ट वे माना जाता है। सॉइल इज़ टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट। जंगल के अंडर में जितना एरिया बढ़ाएंगे तो उतना मिट्टी का अपरदन जो है रुकेगा, मिट्टी का बचाव होगा, मिट्टी कटने से रुकेगी, तो मिट्टी का कटाव जो है वो रुकेगा। तो मिनिमम फॉरेस्ट लैंड बोलते हैं कि 20 to 25% ऑफ द होल कंट्री उसको अच्छा माना जाता है, कि कम से कम अगर 25% एक पूरे एक देश का जितना टोटल एरिया है उसका अगर 20 से 25% जंगल के अंडर है तो उसको माना जाता है कि अच्छा है, वो अच्छा कवर है, कंसिडर हेल्दी फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसको बाद में जो है ना 33% तक कर दिया गया है, रेज्ड इन द सेकेंड 5-year प्लान। पहले 25% माना गया था, बाद में इसको 33% कर दिया गया है। तो प्रोपोर्शन बीइंग 20% फॉर द प्लेन्स एंड 60% फॉर द हिली एंड माउंटेनियस रीजन। तो हिली और माउंटेन रीजन में बोला गया है कि अगर 60% एरिया जंगल के अंडर में है तो बहुत अच्छा है। हिली एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ स्लोप होता है, वहाँ मिट्टी का बहाव जो है, पानी का बहाव तेज़ होता है, तो उससे मिट्टी ज़्यादा कटती है, तो वहाँ जंगल ज़्यादा ज़रूरी है। और स्लोप होने के कारण अगर एक जगह से कट गया तो साथ में साथ वाला हिस्सा भी ढह जाता है, कभी कभी कट जाता है, जिसको लैंडस्लाइड हम बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग को चेक करना। ओवर ग्रेजिंग चेक करना यानी कि जो एनिमल्स है जो कि हार्बीवोरस हैं, जो कि पेड़ पौधों के ऊपर अपना भोजन लेते हैं, उनको चरने से, अधिक चरने से रोकना। अगर ज़्यादा अधिक चरेंगे वो तो सब वेजिटेशन जो है वो साफ़ कर देंगे, तो मिट्टी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, तो मिट्टी का कटाव जो है वो तेज़ हो जाता है। तो उनको ओवर ग्रेजिंग को रोकना। ओवर ग्रेजिंग ग्राउंड शुड बी ईयर मार्क। जहाँ पर कितने एरिया में चरने देना है बोलता है, उसको आप मार्किंग कर दीजिए, उसको मार्क कर दीजिए कि भाई इतने ही एरिया में चरने देना है, बाकी में नहीं देना है। फॉडर क्रॉप जो है दे शुड बी ग्रोन इन लार्जर क्वांटिटीज़। फॉडर क्रॉप्स यानी जो कि चारे वाली फसल है उसको ज़्यादा मात्रा में लगाइए ताकि कि वो उतने ही एरिया में चरे और बाकी एरिया नष्ट न हो। एनिमल्स जो है फ्रीली मूव अबाउट द फील्ड फॉर ग्रेजिंग एंड स्पॉइल द सॉइल।
वो अगर जितना ज़्यादा एरिया में एनिमल चरते हैं तो क्या होता है, एक तो वो फॉरेस्ट कवर को भी खा के ख़त्म करते हैं, दूसरा उनके पैरों के वजह से उनके जो हूफ होते हैं उन पैरों से भी मिट्टी जो है वो निकलती रहती है, उससे भी मिट्टी लूज़ होती है और अगर पानी बरसा तो साथ में निकलती है, तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है। तो इसलिए ओवर ग्रेजिंग को रोकना। आगे तीसरा बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो डैम कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, जहाँ पानी का बहाव जिधर हो रहा है बीच में अगर डैम बनाते हैं या छोटे छोटे डैम भी बनाते हैं, चेक डैम्स भी बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का पानी का बहाव रुकता है, उसका स्पीड कम होता है, तो मिट्टी भी साथ में कट के उतना तेज़ी से नहीं बह पाती है। तो मच ऑफ द सॉइल इरोजन ऑफ रिवर फ्लड्स कैन बी अवॉइडेड बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स अक्रॉस द रिवर। तो ये क्या करता है, डैम्स जो है पानी की स्पीड को कम करता है, तो स्पीड को कम करता है तो मिट्टी का कटाव जो है वो भी रुकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब खेती के ऐसे तरीके अपनाएं जिससे मिट्टी का कटाव रुके। उसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं कि जैसे पोटैटो में पोटाश की ज़रूरत ज़्यादा है जबकि गेहूं में नाइट्रेट की ज़रूरत ज़्यादा है। लेग्यूम जैसे कि पी वगैरह है या बीन्स है, क्लोव्स है, ये बहुत प्लांट्स है जो कि नाइट्रेट की मात्रा सब मिट्टी में बढ़ाते हैं। तो अलग अलग क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा जो है रिप्लेनिश होती है और ये लगातार एक ही तरह का पोषक तत्व मिट्टी से बाहर नहीं निकलता रहता है, तो उससे भी उसकी उर्वरकता बनी रहती है। तो क्रॉप रोटेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं कई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आगे स्लाइड में हम देखते हैं, जैसा कि स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में बोल रहा है कि क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स पैरेलल टू वन अनदर। इसको हम आगे देखेंगे। उसको पट्टियों में फसलों को लगाना, इससे क्या होता है कि सम स्ट्रिप्स में भी अलाउड टू लाई फैलो, कुछ को ऐसे छोड़ देते, कुछ पट्टी ऐसे खुला छोड़ दिया जो जिसमें दूसरे में क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे ग्रेन लगाए, ग्रेन्स लगाए जैसे धान गेहूँ वगैरह लगाए, लेग्यूम्स लगाए, ट्री क्रॉप्स लगाए, ग्रास लगाए, तो उसके बाद बड़े ट्रीज़ लगाए जिससे कि विंड इरोजन जिससे कि रुकता है। तो इसको करने से कि दिस इंश्योर्स दैट एट नो टाइम ऑफ द ईयर द एंटायर एरिया इज़ लेफ्ट बेयर और एक्सपोज। ना तो पूरा एरिया का एक साथ इस्तेमाल होता है और ना ही पूरा एरिया इकट्ठा खुला छूटता है। कोई ना कोई फसल लगी रहती है, बड़े पेड़ लगे रहते हैं जो कि विंड इरोजन को रोकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग करने से मिट्टी का कटाव को रोका जा सकता है और उसकी उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है। कॉन्टूर फार्मिंग भी एक तरीका है। कॉन्टूर हम उसको बोलते हैं जो समान ऊंचाई वाले जो पृथ्वी की सतह पर जो समान ऊंचाई वाले जगह हैं उनको हम कॉन्टूर बोलते हैं। तो कॉन्टूर के हिसाब से फार्मिंग करना, तो फार्मिंग इज़ डन एट राइट एंगल टू द हिल स्लोप। जो हिल का स्लोप है उसका, जैसे मिट्टी का जो पहाड़ का जो स्लोप है, जो ढलान है, उसका राइट एंगल पे खेत को तैयार करना। फॉलोइंग द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द हिल, जहाँ जो समान ऊंचाई वाले हैं उन जगहों को लेते हुए खेती करते हैं और ढलान के एगेंस्ट में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें रीजन फरो बनाते हैं। तो उसमें जैसे ऐसे ढलान है और ऐसा इस तरीके से रीजन फरो बना रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एकदम तेज़ी से पानी का बहाव जिस समय बारिश होगी तो नहीं होता है और थोड़ा धीरे धीरे होता है, तो उससे भी जो है वो उसको रोकता है। इसके अलावा बेंच टेरेसिंग है, ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है और ये बहुत एक पुराना मेथड है। हिल स्लोप्स जो है, पहाड़ के स्लोप को ऐसे सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं, पहाड़ के स्लोप को ऐसे ऐसा काट देते हैं और सीढ़ी नुमा बनाते हैं। उसमें स्टीप स्लोप्स को जो है उसको काट देते हैं, ऐसा सीढ़ी नुमा बनाते हैं और वहाँ पर उसके खेती करते हैं। तो पानी एकदम ऐसा ढलान पे नहीं बहता है, पहले थोड़ा बहेगा तो फिर एक सीढ़ी पे आएगा, फिर अगले में गिरेगा, फिर आएगा, फिर अगले में गिरेगा, तो इस तरह करके जाता है। तो ये भी रोकता है। इसके अलावा कंटूर पे बंड बनाना, मतलब मेड़ बनाना। इसके अलावा गली प्लकिंग करना। गली मतलब जो पानी बहते बहते मिट्टी कट के जैसे नाला जैसा बन जाता है जिसको हम गली कहते हैं, उसको उस जहाँ पे इस तरह का बन गया है उसके बीच में कुछ पत्थर वगैरह डाल करके और उसको बंद करना।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जैसा कि एक जगह खेती कर दिया कुछ दिन तक, उसके बाद छोड़ के चले गए, तो वो जगह जो है बैरन हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई जंगल का कवर नहीं है। तो वहाँ पर अगर पानी बरसता है या तेज़ हवा चलती है तो वहाँ से मिट्टी का कटाव तेज़ी से होता है। तो उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना। प्लाविंग द लैंड इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मतलब राइट एंगल में, जिधर बहाव होता है उसके 90 डिग्री के कोण पर हम खेतों को जोतते हैं। और ग्रास लैंड को इस्टेब्लिश करना, यानी कि घास की ज़मीन यानी चारागाह को इस्टेब्लिश करना, रीजन फॉरो बनाना। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं, जिनके द्वारा हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो कंटूर फार्मिंग करना, बेंच टेरेसिंग करना, कंटूर बंडिंग करना, कंटूर सेम हाइट वाले एरिया को मेड़ लगाना, गली को जो है बंद करना, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकना यानी झूम खेती को रोकना। प्लाविंग द लैंड इन राइट डायरेक्शन मीन्स राइट एंगल पे, जिधर हवा का बहाव या पानी का बहाव है उसके 90 डिग्री के कोण पर हम खेत को जोतते हैं, उस तरीके से करना। या ग्रास लैंड तैयार करना और रीजन फरो बनाना, ये सब कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो मिट्टी का कटाव रुकेगा तो उर्वरा शक्ति मिट्टी की बनी रहेगी, मिट्टी का लेयर जो है वो बना रहेगा। तो ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि मिट्टी को कवर करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक से कवर किए हैं, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मिट्टी को भूसे से, जो बीच का ये फसल की लाइन है और उसके बीच में भूसे से उसको कवर किए हैं। तो ऐसा जो करते हैं इसको मल्चिंग करना बोलते हैं। ये मल्चिंग का मेथड है। इस मल्चिंग मेथड से भी हम मिट्टी के सतह को कवर कर देते हैं। फसल जो है वो एक्सपोज रहती है, बाकी एरिया कवर होता है, तो वो भी उससे ये धूप से और पानी का डायरेक्ट फ्लो उसके ऊपर नहीं पड़ता है, या हवा का डायरेक्ट फ्लो उसके ऊपर नहीं आता है, तो इससे भी मिट्टी कटाव से रुकती है। ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टूर फार्मिंग का फ़ोटोग्राफ है। तो सेम ऊंचाई वाले पॉइंटों को जोड़ते हुए फसल को लगाया गया है। तो ये कंटूर है, ये एक कंटूर लाइन है, इसको कंटूर लाइन बोलते हैं। इस तरह से ये भी एक कंटूर लाइन है। तो सेम ऊंचाई वाले पॉइंट्स को लेते हुए उन कंटूर को लेते हुए उसके ऊपर खेती की जाती है। तो ये कंटूर फार्मिंग जो है, इससे भी मिट्टी का कटाव को जो है वो रुकता है। ये जो है टेरेसिंग का एक फ़ोटोग्राफ है, जहाँ आप देखेंगे जो ढलान है, जैसे इधर से इधर ढलान है, तो वहाँ पे ऐसा सीढ़ी नुमा बनाया गया है खेत को, ऐसा टेरेस, इसको टेरेस बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स है इनको टेरेस बोलते हैं। ये टेरेस है, ये भी टेरेस है, ये टेरेस है, टेरेस है। तो ऐसा टेरेस बनाया जाता है। तो पानी अगर बहता है तो यहाँ से गिर के अगर पानी यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ तक प्लेन एरिया मिलता है, उसके बाद ऐसे गिरेगा, फिर आएगा, फिर ऐसा करके गिरेगा। तो इससे क्या होता है कि लगातार पानी का बहाव नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसका स्पीड बहुत कम हो जाता है। तो इससे मिट्टी का कटाव जो है वो रुकता है। ये एक गली जिसको हमने लिखा था कि ये ऐसा छोटा छोटा नाला ये सड़क के किनारे हमको देखने को मिलता है। बरसाती नाले होते हैं, इनमें बरसात के समय पानी बहुत तेज़ी से इसमें से बहता है। तो इसमें ऐसा प्लकिंग कर देने से, इसको बीच बीच में ऐसा बंद कर देने से, या ऐसा छोटा छोटा चेक डैम बना देने से, इससे क्या होता है, पानी का बहाव रुकता है। क्योंकि आसपास से जब ये बारिश का पानी बह के यहाँ पर आएगा और उसके साथ अगर इसके थ्रू से पानी तेज़ी से बहता है तो उसके साथ में मिट्टी वगैरह सब बह के निकलती है। अगर ऐसा चेक डैम बना हुआ है तो वो पानी का फ्लो जो है वो रुकता है, वो धीरे धीरे बहता है पानी। बहुत पहले यहाँ भरेगा, उसके बाद इसमें गिरेगा, फिर इसमें भरेगा, गिरेगा, ऐसा। तो स्पीड उसका बिल्कुल जीरो जैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो पानी का बहाव रुक जाता है, तो उसके साथ मिट्टी का कटाव भी रुकता है। तो इस तरीके से इस चेक डैम बनाने से, ये आपको गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, आपको सड़क के किनारे किनारे कहीं कहीं देखने को मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये करने से भी मिट्टी का, आसपास की मिट्टी का कटाव वो रुकता है।
ये गली को प्लगिंग कर दिया गया है। ये जो नाला है इसको ऐसा पत्थर डाल करके इसको बंद कर दिया गया है, तो इसको गली प्लगिंग बोलते हैं। गली को प्लग कर दिया गया है, तो इससे भी क्या होता है कि बहाव रुकता है पानी का। तो जो भी प्रोसेस है इसमें मेन पर जो उद्देश्य है वो कि तेज़ी से पानी का जो बहाव है उसको कम करना है, या तो उसको बिल्कुल जीरो कर देना है या स्पीड को बिल्कुल कम कर देना। तो उसके साथ मिट्टी का बहाव नहीं होगा, तो मिट्टी का कटाव रुकेगा। ये रीजन फरो किया गया है यहाँ पे, यहाँ बीच में आप देखें गड्ढा किया गया है। ऐसा रीजन फरो करने से भी क्या होता है कि, और इसको अक्रॉस करते हैं, अगर पानी का बहाव का दिशा जो है इधर से इधर है तो उसको अक्रॉस 90 डिग्री पे किया गया है, जिससे क्या होता है कि उसका पानी का मिट्टी का बहाव को रोका जाता है, पानी का स्पीड को रोका जाता है। ऐसा बीच बीच में ऐसा रीजन फरो होने से पानी लगातार नहीं बह पाता है, तो उससे इस मिट्टी का कटाव जो है वो रुकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि वाटरशेड हम किसको बोलते हैं, वाटरशेड किसे कहा जाता है और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो अब आने वाले स्लाइड में हम देखते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटरशेड क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटरशेड हम किसको बोलते हैं। तो वाटरशेड को बोला है कि एनी सरफेस एरिया, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया को हम वाटरशेड बोलते हैं जहाँ से क्या होता है कि रन ऑफ जहाँ से होता है, यानी कि बारिश का पानी अगर उस एरिया में गिरता है तो कहीं पर अगर कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बारिश का पानी गिरता है तो एक साथ बह के किसी एक पॉइंट से होते हुए निकलता है, तो उसी को जो है वो जितने एरिया को कवर करते हुए पानी इकट्ठा होकर निकलता है उसको, उस एरिया को हम वाटरशेड बोलते हैं। तो वाटरशेड बोला हुआ है कि एक ऐसा सरफेस एरिया है जहाँ से रन ऑफ होता है रिजल्टिंग फ्रॉम रेनफॉल इज़ कलेक्टेड एंड ड्रेन्ड थ्रू ए कॉमन पॉइंट। मतलब अगर कोई इतना एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ जो भी बारिश होती है इसका पानी अगर ऐसा एक को इकट्ठा होते हुए एक कॉमन पॉइंट से आगे बाहर निकलता है उस पूरे एरिया का पानी, तो इस पूरे एरिया को इस वाटरशेड कहेंगे। इसका हम फोटोग्राफ देखेंगे आगे तो ज़्यादा अच्छा हमको समझ में आएगा। तो वाटरशेड का मतलब एक एरिया होता है, ज्योग्राफिकल एरिया जिसको हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जब बारिश होती है तो उसका पानी जो है रन ऑफ होकर के वहाँ से एक कॉमन पॉइंट से होते हुए निकलता है। तो वाटरशेड का जो मेन पॉइंट्स है वो है कि वहाँ एक एरिया होता है जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होकर एक कॉमन पॉइंट से निकलता है, तो उस पूरे एरिया को हम वाटरशेड कहते हैं। तो वाटरशेड का मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वाटरशेड का मैनेजमेंट, तो वाटरशेड मतलब इतना पर्टिकुलर एरिया है तो इस एरिया में एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, फसल भी होगा। तो इसका मैनेज करने का पर्पस क्या है, इसका मैनेज करने का पर्पस ये है कि इस एरिया पे चूँकि पानी, उस पूरे एरिया का पानी बह के कॉमन पॉइंट से निकलता है, तो पानी जब बहेगा तो उसके साथ में न्यूट्रिएंट का भी लॉस होगा, मिट्टी का भी लॉस होगा। तो उन सब को रोकना और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन भी बराबर बनता रहे, तो इसलिए वाटरशेड मैनेजमेंट में हम उस एरिया को मैनेज करते हैं। वहाँ का जो वेजिटेशन है, प्लांट्स, एनिमल्स, उसको मैनेज करते हैं, मिट्टी को मैनेज करते हैं। तो वाटरशेड में उस एरिया को मैनेजमेंट की बात कहा गया है। तो इसको बोलता है कि सिनोनिमस विद ए ड्रेनेज बेसिन। जो हम बेसिन देखते हैं, जैसे घर में हम बेसिन रहता है, तो वो उसके जैसा एक वाटरशेड को हम एक बेसिन के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उस पूरे एरिया में कहीं भी अगर पानी गिरेगा तो कॉमन एक जगह ढला होकर नीचे से एक पॉइंट से निकलता है, तो उसको हम एक ड्रेनेज बेसिन से कंपेयर कर सकते हैं। और या उस पूरे एरिया को कैचमेंट एरिया भी बोला जाता है। तो ए वाटरशेड में भी ओनली ए फ्यू हेक्टर्स, एक वाटरशेड का एरिया कितना होता है तो कुछ हेक्टर्स हो सकता है, और जिससे कि एक छोटे से तालाब में आके उस एरिया के इकट्ठा होता है, और हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स भी हो सकता है। जैसे पानी का एरिया वाटरशेड एरिया होता है, नदी का वाटरशेड एरिया होता है कि नदी के आसपास में बहुत सारे एरिया का पानी इकट्ठा होकर एक जगह से आके निकलता है। तो बेसिकली वाटरशेड मतलब एक कॉमन एरिया की बात कर रहा है जहाँ से पानी गिरने के बाद एक कॉमन पॉइंट से होकर निकलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वाटरशेड का फोटोग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरे एरिया में जहाँ भी यहाँ अगर बारिश होती है तो यहाँ से इस पूरे एरिया से पानी इकट्ठा हो करके और एक कॉमन एरिया से निकलता है। तो ये पूरा एरिया जो है इसको वाटरशेड बोला जाएगा। तो इस वाटरशेड में क्या क्या है, वाटरशेड में
बायोमास है यानी कि लिविंग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चारागाह है, लाइव स्टॉक है यानी कि एनिमल्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर पानी के स्रोत भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बट एक वाटरशेड में ह्यूमन पॉपुलेशन भी यहाँ पे रह रहा है। तो वाटरशेड मतलब एक एरिया जहाँ पे एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी है, पेड़ पौधे भी हैं। तो इन सब ये सारे उस वाटरशेड में हैं। तो वाटरशेड को मैनेज करना मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज करने की बात कह रहा है। मैनेज करना मतलब इनका इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना ताकि ये बने भी रहें और इससे प्रोडक्शन भी मिलता रहे। तो वाटरशेड की ज़रूरत क्यों है? तो वाटरशेड से क्या होता है, एक क्लियर जियोग्राफिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ए एरिया टू बी मैनेज। तो वाटरशेड, जब हम एक वाटरशेड को डिफ़ाइन करते हैं कि इतना एरिया एक वाटरशेड है, तो मतलब हम एक क्लियर कट एरिया को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इस जगह का वाटरशेड मतलब इतना एरिया है। तो जब हमको पक्का पता चल जाता है इतना एरिया है, तो हमको ये पता चल जाता है कि इतना एरिया को ही हमको मैनेज करना है। तो एक क्लियर कट अप्रोच हमको मिलता है कि हमको इस एरिया को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ जो वाटर जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ड्यू टू नेचर का स्ट्रीम फ्लो, इससे क्या होता है कि हम जब उसको मैनेज करते हैं तो उस पूरे एरिया को हमको मैनेज करना होता है। हम उसमें ये नहीं देख सकते कि मान लीजिए ये एक वाटरशेड है, तो जब हमको मैनेज करना है तो हमको पूरे एरिया को मैनेज करना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला एरिया दूसरे ज़िले में पड़ता है, ये दूसरे तहसील में पड़ता है, तो इसका मैनेजमेंट दूसरा करेगा, इसका दूसरा करेगा। तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बाउंड्री उसको इग्नोर करके करना पड़ता है, क्योंकि उस पूरे एरिया से पानी बह के एक पॉइंट से निकलता है। और साइज ऑफ द कैचमेंट हमको पता रहता है। जब हम वाटरशेड डिफ़ाइन करते हैं तो कितने एरिया का पानी निकल रहा है वो हमको पता रहता है। तो वाटर डिमांड कैन बी डिराइव, तो उस पूरे एरिया में कितने लोग हैं, कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, उसके लिए कितना पानी की रिक्वायरमेंट है वो हमको पता रहेगा। तो हम उस हिसाब से पानी को रोक सकते हैं ताकि वहाँ के लोगों की ज़रूरत की पूर्ति हो सके। तो वाटर अवेलेबिलिटी कैन बी कंप्यूटेड, हम पानी की अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। और मैनेजमेंट एरिया कैन बी स्प्लिट इनटू स्पीसीज, हम उसको छोटे छोटे एरिया में बांट करके उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो वाटरशेड क्यों किया जा रहा है? तो किया जाता है कि हमको एक पूरे एरिया के बारे में आइडिया लगता है कि इतना एरिया हमको मैनेज करना है, तो इतने एरिया में इतने प्लांट्स, इतने एनिमल्स, इतने जीव जंतु हैं, तो उनकी पानी की ज़रूरत इतनी है। तो हमको पानी को भी उस तरीके से बचाना है कि उस वहाँ की ज़रूरत पूरी हो सके और साथ में वहाँ की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे, पानी बह के ना निकले। तो वाटर का डिमांड को हम समझ सकते हैं, कितना एरिया कैचमेंट एरिया है वो हम समझ सकते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी, कितना वहाँ पे पानी गिरता है साल भर में, उसको हम पता कर सकते हैं। तो एक वाटरशेड डिफ़ाइन कर देने से, वाटरशेड एरिया को निश्चित कर देने से हमको ये सारी जानकारी हमको मिलती कि इतना एरिया मैनेज करना है, इसमें इतना पानी बरसता है, इतना पानी की रिक्वायरमेंट है, इतना बह के निकलता है। ये सब सारी चीज़ें हमको आइडिया हो जाता है। तो इसलिए वाटरशेड अप्रोच को लिया जाता है। वाटरशेड के लिए जब ऐसा एरिया को डिफ़ाइन किया जाता है, अलग अलग एरिया को, ये एक वाटरशेड, ये एक वाटरशेड, तो उसमें ना कुछ कोड का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उसको कोडिफिकेशन बोलते हैं। तो एक नेशनल वाटरशेड एटलस नॉर्मली एक पब्लिश किया जाता है। नेशनल वाटरशेड एटलस मतलब पूरे कंट्री का को वाटरशेड के हिसाब से, मतलब जहाँ से पानी बह के निकलता है वो कैचमेंट एरिया के हिसाब से अलग अलग टुकड़े में बांट दिया जाता है। और उसको कौन पब्लिश करता है? ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये और एक संस्था है जो कि वो मैप को बनाती है। तो उसमें सबसे पहले पूरे कंट्री को अलग अलग रीजन में बांटा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस रीजन यानी सिंधु घाटी वाला एरिया, गैंजेस रीजन यानी कि गंगा नदी वाला एरिया, जहाँ से गंगा नदी में आके पानी गिरता है। तो गंगा नदी वाला एरिया अगर हम देखेंगे तो इधर आपको पंजाब, हरियाणा, इधर से उत्तर प्रदेश से होते हुए इधर पूरा बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, पूरा एरिया जो है गंगा का एरिया है। तो सबसे पहले कंट्री को रीजन में बांटा जाता है, उसके बाद छोटे छोटे उस रीजन को छोटे छोटे बेसिन में बांटा जाता है। तो जैसे इंडिविजुअल एक नदी का एरिया, जैसे उसका एक कोड दिया गया है 4A। उसके बाद कैचमेंट एरिया, इसको फर्दर और छोटे भागों में बांटा जाता है जिसको कैचमेंट बोला जाता है। जैसे 4B2, जैसे 4B कोई एरिया होगा उसका फिर छोटा छोटा एरिया, तो एक एरिया 4B2 है। इस तरह से इसका फिर सब कैचमेंट एरिया बांटा जाता है 4B2A। और सबसे छोटा एरिया जो है वाटरशेड होता है। नॉर्मली एक तालुका लेवल
तक का एरिया को वाटरशेड में लिया जाता है। तो इस ये 4B2 या मतलब जो पूरा एरिया था, जो बेसिन था, वो 4B था, उसके बाद उसका कैचमेंट एरिया, सब कैचमेंट एरिया और अल्टीमेटली वाटरशेड एरिया। तो इस तरीके से कोडिंग किया जाता है नॉर्मली। तो इसको बताने का हमारा पर्पस ये है कि वाटरशेड जो है वो पूरे कंट्री को जो छोटे छोटे भागों में जब बांटा जाता है, कितने एरिया में कहाँ का पानी आता है, कितना पानी वहाँ से बह के निकलता है, तो वाटरशेड जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है और रीजन जो है वो सबसे बड़ी इकाई होती है। पूरे कंट्री को रीजन्स में बांटा जाता है, फिर उसको बेसिन्स में, फिर उसको एक एक बेसिन को कैचमेंट एरिया में, फिर उसको सब कैचमेंट एरिया में, और सब कैचमेंट एरिया के अंदर फिर वाटरशेड आता है। और हर एक के लिए एक अलग अलग कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का जो मेन गोल है, जो मुख्य उद्देश्य है वाटरशेड मैनेजमेंट का, वो ये है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। उस पर्टिकुलर वाटरशेड में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हों या पानी के स्रोत हों या एनिमल्स हों, उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब उनको इस तरीके से उपयोग करना ताकि उनकी अवेलेबिलिटी भी बनी रहे, वो नष्ट भी ना हो और उनका उपयोग भी लोगों को होता रहे, उससे लोग लाभ भी उठाते रहें। जैसे अगर पॉन्ड है तो पॉन्ड से लोगों को पानी का सप्लाई भी मिल रहा है और पॉन्ड सूखे भी नहीं, पॉन्ड में पानी बरकरार भी रहे, पानी उसका रिचार्ज भी रहे। तो कैसे हो सकता है कि उसके आसपास के एरिया से उसको इस तरीके से कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो उसको कटिंग वटिंग करके इस तरीके से बनाना कि आसपास का सारा पानी बरसात के समय बह के उसी पॉन्ड में आकर जमा हो, या बाकी कभी भी बरसात हो तो पानी उसी पॉन्ड में आकर जमा हो, तो उससे पॉन्ड का पानी का लेवल रिचार्ज होता रहेगा और उससे लोगों की ज़रूरत की पूर्ति भी होती रहेगी। तो सस्टेनेबल तरीके से उस एरिया को मैनेज करना। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि वो वाटरशेड वाला जो एरिया है, उसके जो वहाँ जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, उनको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना, यानी कि उनको बचाते हुए उनका उपयोग करना। तो इट मैनिपुलेट्स द नेचुरल, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ए वाटरशेड। तो इसमें क्या करते हैं कि वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका हम इस तरीके से उनका जो प्रोसेस है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बनी रहे। तो इसमें वाटरशेड में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है, ये आता है बीच में, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसको कहते हैं, अगर ऐसा कभी पूछता है तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इट इज़ नथिंग बट साइक्लिक पाथवे ऑफ वाटर। पानी कैसे ज़मीन से हवा में जाता है और हवा से वापस ज़मीन पे आता है, ये जो पानी का चक्र है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो वाटरशेड का जब हम मैनेज करते हैं तो हमको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता होना चाहिए कि कितना वहाँ से इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण कितना होता है और वहाँ हर साल कितना पानी बरसता है। तो उसी हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि कितना पानी बरस रहा है और कितना पानी की ज़रूरत है। अगर बारिश कम हो रही है तो बारिश को बढ़ाने के लिए हमको उस जगह पे फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जंगल लगाने पड़ेंगे, जिस वहाँ मिट्टी का कटाव अगर होता है तो उसको रोकने के लिए हमको एफॉरेस्टेशन या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वगैरह हमको पता होना उस जगह का ज़रूरी है। तो वाटरशेड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है, उसका उद्देश्य उसके क्या क्या होते हैं। एक तो है कि उस जगह के जो भी लोग हैं या एनिमल्स हैं उनके लिए साफ़ पानी प्रोवाइड हो सके वहाँ लोगों के लिए, वहाँ का मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़े, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स। वहाँ पे नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से जो जैसे बाढ़ है और तूफ़ान है, इससे अगर जो नुकसान होता है वो कम हो, इम्प्रूवमेंट ऑफ इनकम, लोगों का इनकम वहाँ का बढ़े, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी वहाँ संसाधन है जैसा कि मैंने बताया उसको बचाना है, उसको और बढ़ाना है, और कंट्रोल सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का बहाव उसको रोकना, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, वहाँ का ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी रिचार्ज होता रहे। तो ये मेनली वाटरशेड के जो है मेन उद्देश्य होते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, उनका नुकसान ना होना और उनकी क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये मेनली वाटरशेड के उद्देश्य होते हैं। हाँ, तो वाटरशेड मैनेजमेंट कुछ सिद्धांतों पर काम करता है। क्या सिद्धांत वो अपनाता है? वो एक सिद्धांत उसका है कि उस जगह पे वेजिटेशन कवर हो, मतलब पेड़ पौधों का, जंगल का कवर उस जगह पर हो।
जिस रेन वाटर को, पानी को जितना ज़्यादा हम बचा सकते हैं बचाएं। तो उसके जो सिद्धांत हैं वाटरशेड मैनेजमेंट जिन सिद्धांतों पर काम करता है, वो सिद्धांत क्या है कि एक तो है कि पेड़ पौधे होने चाहिए, दूसरा पानी, बरसात का जो पानी है, जो पानी गिरता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, सरफेस और ग्राउंड वाटर को इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करिए, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही आप इस्तेमाल करिए। एवॉइडिंग गली फॉर्मेशन जैसा हम पहले देख चुके हैं। गली फॉर्मेशन मतलब ऐसा गड्ढा नाला जैसा बन जाता है मिट्टी बहते बहते। पहले मिट्टी की जगह से पानी, बारिश होती है तो वहाँ से बारिश का पानी जब बहता है तो साथ में मिट्टी बहना चालू होता है और धीरे धीरे वहाँ गड्ढा बन जाता है। पहले ऐसा हल्का गड्ढा बनेगा, उसका लगातार बहता जाएगा तो ऐसा गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको गली हम बोलते हैं। तो गली फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उसको इमीडिएटली रोकना। और इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, तो जो सिद्धांत हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के, वो 3, 4, 5 सिद्धांतों पर काम करता है। तो इनका कुल मिला के अगर आप निचोड़ देखेंगे तो ये है कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाइए, पानी को बहने से रोकिए, जो पानी है उसका इफ़ेक्टिवली आप इस्तेमाल करिए, और गली फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी को बहने से रोक। तो मिट्टी पानी को बहने से रोकना और पानी का लेवल को रिचार्ज करना, मिट्टी का कटाव रोकना, ये इसके सिद्धांत हैं जिसके आधार पर ये काम करता है। तो इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, तो जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं, ये मिट्टी पानी इसी की बात कर रहा है। तो इसके वाटरशेड मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, तो एक तो है कि मिट्टी और पानी को बचाएंगे, कि रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव रोकेंगे, पानी का मॉइस्चर लेवल को बढ़ाएंगे, पानी वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी जो बारिश में पानी आता है उसको कलेक्शन करेंगे, उसको बचा के रखेंगे, उसको स्टोर करेंगे ताकि ये फ्यूचर में काम आ सके। क्रॉप जो वहाँ फसल लगा रहे हैं, क्रॉप भी इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो मिट्टी और पानी को वो बचाए। और ऑल्टरनेट लैंड यूज़ सिस्टम, लैंड का कुछ ऐसा यूज़ सिस्टम जो ट्रेडिशनली होता है, सिर्फ फसल ही लगा रहे हैं, उसके अलावा उसका कुछ दूसरा इस्तेमाल भी सोचते हैं लोग, जिससे कि मिट्टी और पानी को बचाया जा सके। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में मेनली ये 3-4 काम किया जाता है कि एक पानी को बचाना, मिट्टी को बचाना, पानी को हार्वेस्ट करना, वाटर हार्वेस्टिंग यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, क्रॉप को इस तरीके से मैनेज करना ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जैसे क्रॉप रोटेशन वगैरह करना, और बदल के फसल को लगाना, अलग अलग तरह का फसल करना, और पानी का और लैंड का कुछ ऑल्टरनेट यूज़ करना। तो ये मेनली वाटरशेड मैनेजमेंट में किया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, मिट्टी की सेहत सुधरती है, मिट्टी की सेहत सुधरती है मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति सुधरती है, मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी का कटाव रुकता है। जो कहीं पर जंगल जो है अगर डिग्रेड हो गया है, नष्ट हो गया, वहाँ से फिर से जंगल वहाँ पे उगना चालू हो जाता है। प्लांट ग्रोथ के लिए जब हम पानी को बचाते हैं तो प्लांट ग्रोथ के लिए हमको मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है प्लांट ग्रोथ के लिए। सप्लाइज फॉडर फॉर एनिमल्स, चारागाह वगैरह, ऑल्टरनेट लैंड यूज़ की जो बात कर रहा है कि अगर पानी को सिर्फ फसल के ना यूज़ करके चारा के लिए भी यूज़ करें तो एनिमल्स को चारा भी मिलेगा। और ये सब करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोकल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट के कुछ फ़ायदे हैं। तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, आप देख सकते हैं कि ये ओशन है जहाँ मेन पानी का स्रोत है, जहाँ से इवेपोरेशन होकर वाष्पीकरण के द्वारा पानी ऊपर जाता है और यहाँ पर जाके बादल में बदलता है, और यहाँ से फिर ये ज़मीन की तरफ आता है, वहाँ प्रेसिपिटेशन होता है, यानी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन टू लैंड, ज़मीन पे गिरता है, और वो गिर के फिर जो है वो सरफेस रन ऑफ जो है पानी बह के आके फिर ऐसे कहीं पर इकट्ठा होता है, वहाँ से नीचे भी आता है, कुछ पानी नीचे भी आता है जो कि ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर चला जाता है वो ग्राउंड वाटर रहता है, और कुछ जो है ऊपर सतह से बहते हुए आता है और अल्टीमेटली ओशन पे जाके मिलता है। तो ये एक नॉर्मल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। तो सॉइल मॉइस्चर वगैरह ये इसका लेवल तभी बढ़ सकता है जब हम इसको ऐसा पानी को तेज़ी से बहने से रोकें उस एरिया से। अगर इसका कैचमेंट एरिया ये है, ये इसका वाटरशेड एरिया है, इस पर्टिकुलर ये एक वाटरशेड है, तो यहाँ जो भी पानी गिर रहा है अगर इसमें पेड़ पौधे वगैरह लगे रहेंगे तो वहाँ तेज़ी से बहाव उसका रुकेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज होगा और मिट्टी का कटाव वगैरह भी रुकेगा।
तो ये नॉर्मली एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से पानी वाष्पीकरण होता है और फिर वो वापस ज़मीन पर गिरता है और किस तरीके से वो वापस ओशन में जाता है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। एनवायरमेंटल को कैसे बचाना है, एनवायरनमेंट में कैसे कैसे वातावरण का नुकसान कैसे होता है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। वातावरण के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक वातावरण में रहते हैं। वातावरण मतलब हमारे आसपास की जो हवा, मिट्टी, पानी है वो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हमारा वातावरण है जहाँ से हम कुछ लेते हैं, जैसे पोषक तत्व लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं और हम वहाँ से कुछ वापस उसमें छोड़ते भी हैं वातावरण में। तो वातावरण अगर हमारा साफ़ सुथरा सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए वातावरण को बचाना, वातावरण को कैसे बचाना है और कैसे वो ख़राब होता है, प्रदूषित होता है, उसके बारे में हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो एनवायरनमेंट हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि जो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो कि हमारे चारों तरफ है। फिज़िकल दुनिया जैसे मिट्टी वगैरह है, बायोलॉजिकल जो अलग अलग एनिमल्स हैं, और केमिकल मतलब जो गैस वगैरह या दूसरे तत्व जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, ये सब मिला के हमारा वातावरण या एनवायरनमेंट बनता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्योंकि इसमें फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरह के फैक्टर्स हैं इस यहाँ पे मौजूद हैं। क्लाइमेट, सॉइल, लिविंग थिंग्स जो कि एक्ट अपॉन ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो ये सब मिला जुला के हमारा वातावरण तैयार होता है। तो वातावरण मतलब हम जहाँ पर निवास करते हैं और उसके चारों तरफ की जो फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको मिला के हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में हमको जानना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ हम खुद स्वस्थ नहीं रह सकते, हमारा वातावरण स्वस्थ नहीं रह सकता। तो एनवायरनमेंट बिगड़ता कैसे है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने से, प्रदूषित होने से बिगड़ता है। तो पोल्यूशन हम किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कि एक अनडिज़ायरेबल चेंज, मतलब एक ऐसा परिवर्तन जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, जो हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा परिवर्तन हो। कहाँ होता है? फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसके फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर में अगर चेंज हो जाए, जैसे एयर है, वाटर है या लैंड है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन आ जाए जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हवा में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब चीज़ें मौजूद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो एक चेंज हो गया, ये एक केमिकल चेंज हो गया जिसमें वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। फिज़िकल चेंज कैसा? जैसे टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो इस तरह का अगर चेंज होता है तो वो हमारे जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, ऐसा अगर होता है तो उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। इसलिए बोला गया है कि एक अनडिज़ायरेबल चेंज। तो पोल्यूशन एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा परिवर्तन हो। कहाँ पर नहीं हो? तो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें फिज़िकली, केमिकली या बायोलॉजिकली जो भी चीज़ें हैं और किसी में भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हो जिससे कि हमारे ऊपर बुरा असर पड़े। तो ऐसा कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन का जो वर्गीकरण है उसको देखेंगे कि कई कुछ अलग अलग आधार पर उसको अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जैसे एनवायरनमेंट के आधार पर उसको, मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसके आधार पर, जो मिट्टी अगर ख़राब होती है तो सॉइल पोल्यूशन बोल रहे हैं, अगर वाटर नष्ट हो रहा है तो वाटर पोल्यूशन बोल रहे हैं, अगर हवा में कुछ ऐसा परिवर्तन आ रहा है अनडिज़ायरेबल तो उसको एयर पोल्यूशन बोल रहे हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं, आसपास में वातावरण में जो चीज़ें हैं, उसमें कौन सा चीज़ ख़राब हो रहा है उसके आधार पर, मिट्टी अगर ख़राब हो रही है तो सॉइल पोल्यूशन, पानी है तो वाटर पोल्यूशन, और हवा ख़राब हो रही है तो एयर पोल्यूशन। सोर्स का पोल्यूशन का कहाँ से है, मतलब पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, यानी कि जहाँ पर प्रदूषण जो है ऑटोमोबाइल की वजह से हो रहा है, गाड़ियों की वजह से हो रहा है। एग्रीकल्चर पोल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे मिट्टी, हवा, पानी ख़राब हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर पोल्यूशन हुआ। इस तरह से इंडस्ट्री की वजह से अगर प्रदूषण हो रहा है तो इंडस्ट्री पोल्यूशन, पोल्यूशन का सोर्स के आधार पर। इसी तरह से नेचर ऑफ पोल्यूशन, किस तरह का पोल्यूशन हो रहा है उसके आधार पर
पेस्टिसाइड पोल्यूशन, अगर पेस्टिसाइड की वजह से प्रदूषित हो रहा है तो पेस्टिसाइड पोल्यूशन, हेवी मेटल, भारी मेटल की वजह से हो रहा है तो हेवी मेटल पोल्यूशन, प्लास्टिक की वजह से हो रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑयल से हो रहा है ऑयल पोल्यूशन, आवाज़ से हो रहा है नॉइज़ पोल्यूशन, सीवेज से सीवेज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, कुछ विकिरण, रासायनिक विकिरण की वजह से हो रहा है तो रासायनिक पोल्यूशन। तो अलग अलग किससे पोल्यूशन हो रहा है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से पोल्यूशन का सोर्स अगर पक्का पता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। और अगर सोर्स हमको पता नहीं है, फॉर एग्जांपल हवा में दूषित गैस आ रही है पर कहाँ से आ रही है हमको पता नहीं चल रहा है, तो ऐसा अगर है तो वो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन उसको बोलेंगे। तो ये अलग अलग आधार पर अलग अलग पोल्यूशन के बारे में बात कहा गया है, अलग अलग इसका वर्गीकरण किया गया है।